वो ये है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द, शायद एग्जैक्टली तो कमीशन ही बता सकता है, बट फरवरी और मार्च तक एग्जाम हो जाएगा और शायद दिसंबर तक ऐसी उम्मीद है कि शायद हमें यूपी जुडिशरी की 300 से ज्यादा वैकेंसीज आ सकती हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन। अंतिम के 90 दिन होते हैं या 85 दिन हैं, जो भी जितने भी डेज हैं सर, इसमें लॉ को लेकर के सर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अच्छा, कुछ बच्चों का मानना यह है कि हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो प्रीलिम्स जो होगा उसमें आसानी से कवर हो जाएगा। जी बिल्कुल, लॉ के साथ में तो ऐसा नहीं है। तो क्या सर प्रीलिम्स के लिए कौन सा स्पेसिफिक एरियाज हमें कवर करने चाहिए? कौन से एरियाज को हम देखें अगर हम 2018 से तुलना करें? क्योंकि यही पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसने भी एपीओ का एग्जाम कराया है, यही पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसने 18 का कराया था। तो सर 18 की अपेक्षा आपका अनुभव क्या कहता है? बच्चे वही बाहर होते हैं कंपटीशन से जो रिपीटेड क्वेश्चंस को गड़बड़ करते हैं। आपका कमांड जो होना चाहिए वो रिपीटेड क्वेश्चंस पर बेहतर तरीके से होना चाहिए। अगर रिपीटेड क्वेश्चन आप गड़बड़ करोगे तो 100% आप बाहर हो जाओगे। यानी कि 400 नंबर में से सर कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें कि हम कट ऑफ का जो दायरा है उसको पास कर लें? तो इस तरीके से 260 का अगर स्कोर अगर आप अभी कवर कर लेते हैं और वैकेंसीज 200 प्लस हैं तो 100% आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा निकल जाएगा। इस बार तो 300 प्लस क्यों है? नहीं, मैं 200 के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, तब भी आपका हो जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर। और हम फिर हाजिर हैं अपनी लीगल सीरीज में एक नई बातचीत के साथ, एक नए ऐसे टॉपिक को लेकर आप सभी के समक्ष, जिसका इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चा हो रही है हमारे उन तमाम साथियों में जो या तो अपना लॉ कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट कर रहे हैं या शायद पीजी में इस दौर में हैं कि हमें पीजी में एडमिशन लेना चाहिए या प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आज हमारे साथ इन सभी विषयों पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे विधि विशेषज्ञ, हमारे लॉ एक्सपर्ट अमित सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज का सर जो हमारा टॉपिक है हमारे स्टूडेंट्स के डिस्कशन के लिए वो ये है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द, शायद एग्जैक्टली तो कमीशन ही बता सकता है, बट फरवरी और मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा और शायद दिसंबर तक ऐसी उम्मीद है कि शायद हमें यूपी जुडिशरी की 300 से ज़्यादा वैकेंसीज आ सकती हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन की। यानी जो पहले जिसे हम मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहते थे उसे ही अब सिविल जज जूनियर डिवीजन कहा जाता है। और आखिरी जो भर्ती हुई थी वो शायद 2018 में आई थी, जिसका इम्तिहान 2019 में हुआ। और एक बड़े गौरवान्वित करने वाला क्षण था हमारे संस्थान के लिए कि हमारे संस्थान से 50 से अधिक वैद आईसीएस लखनऊ के मार्गदर्शन, उसके सानिध्य और सर की कक्षाओं से 50 से ज़्यादा सिविल जज हमारे अपने संस्थान वैद आईसीएस लखनऊ से चयनित हुए। और आज उसी क्रम में हम और सर एकत्रित हुए हैं आज आप सभी के समक्ष इस विषय पर बात करने के लिए कि सर ये जो अंतिम के 90 दिन होते हैं या 85 दिन हैं, जो भी जितने भी डेज हैं सर, इसमें लॉ को लेकर के सर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, लॉ का जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स में तो खैर 10 सब्जेक्ट्स हैं और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो पेपर्स हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा पेपर्स थे, लगभग 22 सब्जेक्ट्स थे। और उसके अलावा में कुछ पेपर्स और जो हैं वो अभी ऐड हुए हैं, जो अभी नया सिलेबस आया है तो पेपर्स और ऐड हो गए। तो स्ट्रेटजी हमारी ये होना चाहिए कि हम पहले मेंस की प्रिपरेशन करें और जो नोटिफिकेशन आने के बाद में जो एग्ज़ाम की डेट है तो एग्ज़ाम की डेट से लगभग 90 दिन या 3 महीने का समय हम लेकर के चलें कि उसको हम ज़्यादातर जो समय हम दें वो प्रीलिम्स के लिए समय दें। अच्छा, कुछ बच्चों का मानना ये है कि हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो प्रीलिम्स जो होगा उसमें आसानी से कवर हो जाएगा। जी बिल्कुल, लॉ के साथ में तो ऐसा नहीं है कि जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो उसका एक अलग अप्रोच है, मेंस का अलग अप्रोच है। मेंस पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल रहता है। मैं स्पेशली अगर यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, कुछ और स्टेट्स की बात करूं तो ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल होता है। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस मेंस में नहीं पूछे जाते। जबकि प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरी तरीके से फैक्चुअल होता है। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मेंस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कवर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम की, तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं
वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप ये 30% पोर्शन जो होगा वो मेंस से कवर होगा आपका, लेकिन 70% पोर्शन जो है उसकी आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो कॉन्सेप्चुअल मेंस में है वो कॉन्सेप्चुअल प्रीलिम्स में भी है, लेकिन उनमें जो कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में वो 30% ही कॉमन है, बाकी प्रीलिम्स के लिए हमें पूरी प्रिपरेशन अलग से करना पड़ेगा। सर यहाँ पर आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई हमारे सभी साथियों के लिए। आपने कहा कि हमें हमेशा सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सर मान लीजिए कि मैंने अभी अपना लॉ कंप्लीट किया, ताकि हमारे साथियों को और अच्छे से समझ में आए, और अब मैं प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ, तो हमें एडमिशन करना चाहिए, लेना चाहिए, हम क्रैश कोर्स की तैयारी करें अगर हम एकदम अभी ग्रेजुएट हैं, जस्ट एकदम फ्रेश 2021 में या 22 में हमने कंप्लीट किया है, या अभी हमने पीजी कंप्लीट किया है, या हमें सीधा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, और ऐसे में चूंकि सर जुडिशरी के, विशेषकर यूपी जुडिशरी के जो अटेम्प्ट्स हैं वो 4 अटेम्प्ट्स होते हैं, हम 21 से 32 तक की आयु तक ही दे सकते हैं, तो और वैकेंसीज का एक कहा जाए तो बड़ा अभाव रहता है, और सबसे अच्छा जो परीक्षा होती है सभी राज्यों की अगर हम बात करें डीजीएस को हटा के, तो उसके बाद जो सबसे अच्छी परीक्षा जो आयोग कराता है वो शायद यूपी जुडिशियल सर्विसेज है। तो सर ऐसे में क्या हमें अटेम्प्ट देना चाहिए? हमें अगर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मेंस की तैयारी हम क्या इतने समय तक कर पाएंगे? क्योंकि सर उसका कारण मुझे ये लगता है क्योंकि हाँ, वैकेंसीज तो सर अपनी जगह है, पर जो हम एलएलबी के अप्रोच में पढ़ते हैं वो शायद एकेडमिक पर्सपेक्टिव ज़्यादा है। देखिए, एलएलबी का जो अप्रोच होता है उसमें ये होता है कि जैसे जनरली अगर हम बात करें कि सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि कितने पेजेस में अपना आंसर हम कंप्लीट करें, क्या क्या कंटेंट दें। तो एलएलबी में जनरली ये होता है कि पेजेस वगैरह का ये रहता है कि पेजेस भरना, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आप पेजेस भरेंगे तो शायद आपको बेहतर नंबर नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जवाब अपना वहीं पे देना है। अच्छा, एक चीज़ और रहती है स्टूडेंट्स के साथ में कि जब हम एकेडमिक का एग्ज़ाम देते हैं और जब हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने आंसर को फ्रेम कर रहे होते हैं तो पॉइंट नंबर 1 में जो हमें लिखना चाहिए वो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि जब हम लास्ट पॉइंट लिख रहे होते तो वहाँ पर हमें याद आ जाता है। तो एकेडमिक में ये चल जाएगा कि आपने लास्ट में लिख दिया उस पॉइंट को, कम से कम जो आप कहना चाह रहे थे वो सारी बातें आपने लिखी। लेकिन यहाँ पर जब भी आप अपना आंसर फ्रेम करें तो हमने अभी भी बताया कि जिस सीक्वेंस में जिस पॉइंट को आपको लिखना है, आपकी वो सारे पॉइंट्स जो होने चाहिए वो उसी सीक्वेंस में होने चाहिए। बाई चांस आप कोई पॉइंट भूल गए जिसको आपने अपने आंसर में नहीं लिखा है, तो लास्ट में जब आप किसी दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पहले वाले पॉइंट को आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं पर से आप जो कनेक्ट कर रहे हैं वो उस पॉइंट को कनेक्ट कर रहे होते हैं, और दूसरा जो पहला पॉइंट पूछा गया वो किसी और चीज से रिलेटेड होता है। एकेडमिक में उससे नंबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप नहीं लिखोगे तो शायद नंबर मिल जाएंगे। मेंस में जो हमारी रणनीति रहनी चाहिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो एकदम टू द पॉइंट हमें रहना, बिल्कुल टू द पॉइंट ही। जहां पर केस लॉ की आवश्यकता है वहीं पर मेंशन करने हैं। अननेसेसरी ना हमें केस लॉस डालने हैं, ना हमें फ्रेमिंग को बढ़ाना है। प्रयास ये करना है कि शायद जैसा आपने बताया एक निश्चित शब्द सीमा और समय सीमा में अपने उत्तर को समाप्त करें। बिल्कुल। अच्छा सर, 3 चरणों की परीक्षा है। सबसे पहले अभी प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा है, अप्रोच तो हमारा प्री कम मेंस रहेगा। तो क्या सर प्रीलिम्स के लिए कौन सा स्पेसिफिक एरियाज हमें कवर करने चाहिए? और चूंकि सर आपका इतना लंबा अनुभव रहा है अध्यापन का, आपने ना सिर्फ यूपी जुडिशरी बल्कि वैद आईसीएस ने बीते 35 वर्षों में, चाहे बिहार हो चाहे एचजेएस हो, और अभी हाल ही में जो एपीओ का परिणाम आया, बिहार जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट रहा, उसमें हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने तैयारी की इंटरव्यू में, मेंस में, टेस्ट सीरीज में रैंक 58, रैंक 11 ऐसे तमाम शानदार पोजीशंस हासिल की आपके संस्थान के निर्देशन में मार्गदर्शन प्राप्त करके। तो सर कौन से एरियाज को हम देखें अगर हम 2018 से तुलना करें, क्योंकि यही पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसने भी एपीओ का एग्जाम कराया है, यही पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसने 18 का कराया था। तो सर 18 की अपेक्षा आपका अनुभव क्या कहता है कि इस बार का जो एग्जाम होगा या कौन से वो कोर एरियाज होंगे अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल मैनुअल? तो जो हम दंड संहिता, संघ प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, संविधान, टॉट, इनके अलावा जो स्पेसिफिक हमें इतने अंक दिला दें कि हमारा आराम से प्रीलिम्स हो जाए। देखिए, जुडिशरी का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ निश्चित नहीं होता है जी। कि जैसे एपीओ में फिक्स रहते हैं क्वेश्चंस, कमीशन ही फिक्स कर देता है कि सीआरपीसी के इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आईपीसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये रहेंगे। ये जुडिशरी में अगर हम बात करें
कि कभी आईपीसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी सीआरपीसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जो आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो सर बता रहे हैं आप प्लीज पेन और पेपर नोट डाउन ले लें और उसे सीधा अंकित कर लें अपने मन मस्तिष्क में, और ये गुरुवाणी आप सुन रहे हैं इसको सीधा जो है कायदे से समझकर और इसको तुरंत क्रियान्वित करें। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देखिए एक तो प्रोविजंस भी हमें जानने हैं, और किस प्रोविजन में हम जब प्रीलिम्स के नोट्स बनाए तो प्रीलिम्स के नोट्स में मार्जिनल हेडिंग से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम मार्जिनल हेडिंग। केस लॉज वगैरह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में केस लॉ भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो केस लॉ प्लस प्रोविजन इन दोनों को हमें जानना है। फिर हम बात करते हैं आईपीसी, तो आईपीसी में भी कुछ केस लॉज वगैरह हैं, उन केस लॉ और प्रोविजन में कुछ चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, और ज़्यादातर प्रीलिम्स के लिए हमें केवल फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, मार्जिनल हेडिंग में किस प्रोविजन में क्या दिया गया ये पता होना चाहिए। यहीं अगर हम एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे होते तो थोड़ा सा हमारा एक बर्डन और बढ़ जाता कि हमें चैप्टर्स भी याद करने पड़ते, किस सेक्शन में कितने क्लॉजेस दिए गए हैं, सब सेक्शंस दिए गए हैं, वो भी हमें याद करने पड़ते एपीओ के लिए। लेकिन जुडिशरी में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ना के बराबर पूछे जाते हैं कि कौन सा सेक्शन कितने क्लॉजेस में डिवाइड है, कौन सा सेक्शन कितने सब सेक्शंस में डिवाइड है, या कौन सा प्रोविजन किस चैप्टर में दिया गया है, ये ना के बराबर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपका जो नोट्स होना चाहिए वो नोट्स केवल और केवल मार्जिनल हेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए, और इसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स में आपको बता देता हूँ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, ठीक है, ये जो पेपर्स हैं इन पेपर्स को आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। प्लस जूरिस्प्रूडेंस जो है, जूरिस्प्रूडेंस में आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि चूंकि जूरिस्प्रूडेंस पूरी तरीके से फैक्चुअल पूछा जाता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, जबकि जूरिस्प्रूडेंस में बहुत मतलब अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूरी तरीके से फैक्चुअल होते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि फैक्ट्स भूलने की प्रवृत्ति हर किसी के अंदर ज़्यादा होती है। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जूरिस्प्रूडेंस आप सबसे लास्ट में पढ़ें, ताकि एग्जाम के समय तक जो फैक्ट्स आपने याद किए हुए वो फैक्ट आपको उस समय वहाँ पर जाएं तो ऑप्शंस देख के आपको याद आ जाए। बाकी में आपको कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी रहेगा तो वो सब चीज़ें तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पेपर्स जो हैं इन पेपर्स को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। सर इसी में जो आपने भी बात कही कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए और जूरिस्प्रूडेंस आपने कहा सबसे लास्ट में करना चाहिए। सर हम जो तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो सोर्स तो हमारा बेयर एक्ट होता है, या मान लीजिए हमने खुद के नोट्स बनाए हों। सर जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं मिल पाता। हाँ। ये छात्रों में, हमारे विधि के मित्रों में बहुत बड़ी समस्या रहती है सर। तो जूरिस्प्रूडेंस के लिए, और जो हम कंपटीशन से पहले एलएलबी की पढ़ाई में पढ़ते हैं वहाँ पर जो है शायद अप्रोच का अंतर है। हाँ, तो सर इसके लिए हमें जूरिस के लिए और पीसीएसजे के उद्देश्य से कौन सा कोई सर ऐसा स्पेसिफिक सिलेबस हो या कोई सोर्स हो जिससे हमारा बस उतना काम हो जाए कि हम परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण करें? देखिए वैसे तो मेरा खुद का ये रहा कि मैंने कई सारे बुक से कई सारे फैक्ट्स जो हैं वो निकाले हैं, और हमारा ये भी अनुभव रहा है कि जो फैक्ट्स हमने निकाले हुए हैं जूरिस्प्रूडेंस से, तो वो सारे फैक्ट्स, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो चाहे एलएलएम का एग्जाम हो, क्योंकि जो एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें भी जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है, तो जो क्वेश्चंस हमने निकाले हुए हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस, वही सारे क्वेश्चंस जो हैं वही सारे क्वेश्चंस जुडिशरी में भी पूछे जाते हैं, और अगर हम बात करें कि जो एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हमने किसी स्पेसिफिक बुक से नहीं पढ़ा, ये सारे फैक्ट्स हमने इधर उधर से कलेक्ट किए हैं, और कलेक्ट करने के बाद में वही फैक्ट्स जो है वही फैक्ट्स मैं बच्चों को प्रोवाइड भी करता हूँ, और बुक पढ़ने से मैं मना करता हूँ, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में आप बहुत मोटी सी किताब पढ़ेंगे और कई सारे चीज़ें आप पढ़ेंगे, कई सारे स्कोर्स पढ़ेंगे, और उसमें से आप निकालेंगे तो 2-4 फैक्ट आपको मिलेंगे। तो मैं तो वही फैक्ट्स क्लास में प्रोवाइड कर देता हूँ जो फैक्ट मैंने खुद निकाल के रखे हैं। बाकी मैं बच्चों को मना करता हूँ कि आपको कोई भी बुक वगैरह जूरिस्प्रूडेंस के लिए नहीं पढ़ना है। अच्छा, मतलब हमें एक बहुत स्पेसिफिक सोर्स पर चलना है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जूरिस्ट हैं, जो थिंकर्स हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अगर हम उनके कंसाइज नोट्स बना लें, चाहे वो बेंथम हो चाहे जो कोई और हो, तो हमारा काम उसमें से चल कोई पर्टिकुलर बुक से नहीं बेनिफिट होने वाला, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। अच्छा सर, बच्चों में लोकल लॉस को लेकर के बड़ी चिंता रहती है,
तो सर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लोकल लॉस का क्या महत्व है सर? लोकल लॉ देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में यूपी पीसीएस जे में नहीं पूछा जाता है, लोकल लॉ केवल एचजेएस में पूछा जाता है। ठीक है। तो प्रीलिम्स में तो खैर लोकल लॉ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, लेकिन हाँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो लोकल लॉ हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, या जो भी लॉज हैं, उसमें भी एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस वगैरह जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, आप अगर कंप्लीटली किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद आप नहीं पढ़ सकते हैं। एक अगर 4 सब्जेक्ट भी खत्म करने की बात की जाए तो आप 4 सब्जेक्ट का प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं ले सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रेटेजी हमारी ये होनी चाहिए कि जिस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उस एरिया पे हमारा फोकस होना चाहिए। बाई चांस कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें कि इतना लेंदी सिलेबस होता है तो कुछ चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होंगी, कुछ हल्का फुल्का नॉलेज होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी भी आपके सामने हो सकती हैं कि जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। तो सिंपल सी बात यह है कि बच्चे वही बाहर होते हैं कंपटीशन से जो रिपीटेड क्वेश्चंस को गड़बड़ करते हैं। आपका कमांड जो होना चाहिए वो रिपीटेड क्वेश्चंस पर बेहतर तरीके से होना चाहिए। अगर रिपीटेड क्वेश्चन आप गड़बड़ करोगे तो 100% आप बाहर हो जाओगे। यानी कि सर हमें बेयर एक्ट, मार्जिनल हेडिंग और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, और अगर सर हम 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, और सिर्फ ना यूपी जुडिशरी के बल्कि हम, मेरे विचार से हम बिहार भी करें, हम झारखंड भी करें, क्योंकि शायद सर जुडिशरी में आपने कई बार क्लासेस में भी बताया है बच्चों को कि जुडिशरी का एज इट इज हूबहू पेपर जो यूपी में 16 में आया वो बिहार में 19 में आ सकता है, जो शायद यूपी में 22 में आने वाला है वो आगामी परीक्षाओं में आ सकता है। तो यानी मूल मंत्र ये है कि बेयर के साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी अच्छे से उनकी एनालिसिस करनी है, उनका अच्छे से परीक्षण करना है, ताकि हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। थोड़ा सा देखिए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो शायद बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो हर जगह के पेपर की उतनी एनालिसिस कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो क्योंकि उन्हें जीएस भी पढ़ना है, उन्हें लॉ भी पढ़ना है, तो चूंकि हमारा फील्ड जो है ये स्पेसिफिक फील्ड है, हम इस पर जितना भी काम करना चाहें हमारे पास समय हम कर सकते हैं। जी। तो मेरी तरफ से कोशिश ये रहती है कि मैं चाहे बिहार का एग्जाम हो, चाहे यूपी का एग्जाम हो, झारखंड का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो हमारी तरफ से वो स्ट्रेटजी जो होती है वो खुद बच्चों के लिए बनाई जाती है। मैं क्वेश्चंस वगैरह खुद निकाल के बच्चों को देता हूँ। अच्छा। किसी सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चंस निकाल के दे देता हूँ, जो हमारी पूरी R&D टीम है। तो उससे ये होता है कि बच्चों को फिर पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि वो उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद में वो एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस रहता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये रिसर्च एक हमारे पास समय है, हम कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लगभग 7 से 8 स्टेट का पेपर निकाल के बैठे और उसका रिसर्च करे। ठीक है। ठीक है। तो यानी अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यूपी का भी देख ले रहे हैं और बाकी अगर अच्छे संस्थान में है और वैद ICS लखनऊ के मार्गदर्शन में, तो निश्चित रूप से बिल्कुल सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छा सर, लॉ का बहुत अच्छा आपने बताया बच्चों के लिए। सर एक और बच्चों में बड़ी जिज्ञासा रहती है, बल्कि वो शायद इसमें जिसकी अब बात हम लोग करने जा रहे हैं, स्पेशली जो हमारे लॉ के दोस्त हैं वो शायद उसे पढ़ना नहीं चाहते और बड़ी उसमें समस्या रहती है, बड़े कई प्रकार के भ्रम रहते हैं और दिग्भ्रमित रहते हैं, बल्कि मैं कहूँगा, क्योंकि आपके सिलेबस में भी, जुडिशरी के सिलेबस में भी उसको जीके डिफाइन किया गया है, जनरल नॉलेज कहा गया है। और अभी जो एपीओ का परिणाम आया है प्रारंभिक परीक्षा का, अधिकांश ऐसे बच्चे जिनके शायद सारे सेक्शंस फिंगर टिप्स पे थे, पूरा बेयर एक्ट उनको अच्छे से कंठस्थ था, सिर्फ जीएस में कुछ अंकों की वजह से वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके। तो सर ये जीके जीएस में सर क्या किया जाए? देखिए ऐसा है, थोड़ा सा बच्चों की तरफ से भी ये लापरवाही है। बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लॉ से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर हम लॉ कवर कर लेंगे बेहतर तरीके से तो आसानी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि अभी क्लास में भी हुआ है, क्योंकि हमने एग्जाम से लगभग शायद 20 दिन पहले हमने प्रीलिम्स की क्लासेज जो थी वो शुरू की। जी। उसमें ये सारे बच्चों को चाहूंगा एक मैं चीज आपको बताऊं सर, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड कर रहा हूँ सर। हमारे यहाँ वैद ICS लखनऊ में जो प्री कम मेंस फाउंडेशन की क्लासेस होती हैं वो तो अपनी जगह चलती हैं हफ्ते में 5 दिन। उसके अलावा सर के मार्गदर्शन में वैद ICS लखनऊ ने हर शुक्रवार हर शनिवार को अलग से प्रीलिम्स की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं।
यानी जब आप प्री कम मेंस पढ़ते हैं तो हफ्ते में 2 दिन अलग से आपको प्रीलिम्स का भी पढ़ाया जाता है। हाँ। जो मेरे ख्याल से सर किसी और संस्थान में मुझे नहीं लगता नहीं, अलग अलग तो नहीं किया जाता है। छात्र हित में उसी बैच में प्री कम मेंस भी पढ़ाया जा रहा हो और शायद प्रीलिम्स भी दिया जा रहा हो। देखिए और जो आप रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है हमारे यहाँ, जो इंटीग्रेटेड टेस्ट है, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि सर अगर इस दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं तो हो सकता है शायद थोड़ा विलंब हो जाए, पर सफलता निश्चित नहीं। मिल देखिए सकती इस तरीके से सफलता तो मिलना ही मिलना जी। लेकिन थोड़ा सा ये था कि शायद मेरा दावा ऐसा था जी कि जो क्लास में मैंने बोला कि जी। आप लोगों को जो भी मैं गाइड कर रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, जो भी स्पेशल क्लासेस में अलग से आपको प्रीलिम्स के लिए दे रहा हूँ, तो उसमें आपका लगभग ये है कि 97 क्वेश्चंस तक आपके लॉ में सही हो जाएंगे। मेरा ये दावा था और लगभग सही भी हुआ। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि स्टूडेंट जीएस में इतनी ज़्यादा लापरवाही कर जाएंगे कि वो 5-5, 7-7 क्वेश्चन भी जीएस में ऐड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, हालांकि मैंने क्लास में भी बोला कि जीएस में आपको ज़्यादा नहीं, आप अगर 15 क्वेश्चन जीएस में ऐड कर ले जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा जी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये थे कि जिनका लॉ में 90+ था, और 2-4 स्टूडेंट जो बाहर हुए हैं तो वो बाहर हुए हैं जीएस की वजह से। जीएस में 7 नंबर नहीं ऐड कर पाए, 10 नंबर नहीं ऐड कर पाए। तो खैर कहीं ना कहीं पर से मैंने जब उनसे बातचीत की एग्जाम से पहले जी। तो उनका भी यही मानना था कि नहीं सर जीएस तो हो ही जाएगा, जीएस हम कर ले जाएंगे। और ज़्यादातर लॉ के स्टूडेंट्स में ये चीज़ें बैठी हुई हैं, उनके माइंड में बैठी हुई हैं कि लॉ हम कवर कर लें, जीएस तो हम जब चाहेंगे तब कवर कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है जी। आज का समय देखिए ऐसा आ गया है कि अगर आप केवल लॉ से या लॉ को प्रिपेयर करके एग्जाम देते हैं तो शायद अब आपको प्रीलिम्स में भी दिक्कत हो सकती है जी। तो इस वजह से प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए अगर हम बात करें कि जितना आपके लिए लॉ इम्पॉर्टेंट है उतना ही जीएस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक बात। दूसरी चीज, एक और चीज माइंड में रहती है, जो लॉ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जीएस का पेपर नहीं दिया होता है या देखा ही नहीं होता है पेपर, उनके माइंड में ये रहता है कि जुडिशरी वालों को बहुत ज़्यादा जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एग्जीक्यूटिव की जो प्रिपरेशन करते हैं या जो यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, लेकिन हमें उतना जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को आप बिल्कुल भी माइंड से निकाल दीजिए। ये शायद मिथ है सर। हाँ, इस बात का पेपर जो आपका आता है इक्विवेलेंट एग्जीक्यूटिव, जिस तरीके का आपका पीसीएस का पेपर होता है, सेम हमें तो ऐसा लग रहा है कि लेवल और ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा लेवल होता है, क्योंकि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हमने इस बार देखा एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के, विशेषकर एंशिएंट हिस्ट्री से जो पूछे गए, ज्योग्राफी में जो सवाल पूछे गए, वो ज्यादा फैक्चुअल थे पीसीएस की तुलना में। आप पेपर उठा के देख लें, मैं बच्चों से देखिए ये पेपर ही बिल्कुल अलग टाइप का है। ना तो हम इसको कंप्लीटली यूपीएससी का पेपर कह सकते हैं जी, ना हम कंप्लीटली पीसीएस का पेपर कह सकते हैं। ये एकदम बीच का, ये मिक्स्ड है। हाँ, ये पीसीएस से थोड़ा ऊपर है और यूपीएससी से जरा सा नीचे है। तो ये है इसमें। हाँ। और चाहे वो एपीओ का एग्जाम रहा हो या चाहे जुडिशरी का हो, ये इसका स्टैंडर्ड जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पीसीएस के थोड़ा सा ऊपर है और यूपीएससी के जरा सा नीचे है। यानी तैयारी हमें, अच्छा सर जीएस में जो इनके विषय आते हैं, जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करें तो चलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से हो गया। नहीं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से सारी चीजें तो नहीं कवर होंगी। अच्छा, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मैक्सिमम जो डिस्कशन होता है क्लास में वो केस लॉ पर चीजें आधारित रहती है, और उसके अलावा प्रोविजंस। ठीक है, इंटरलिंकिंग, ठीक है, हालांकि मैं इंटरलिंकिंग करता हूं, अलग से पॉलिटी पे भी पूरा ध्यान देने की जरूरत है। तो सिर्फ हमें यानी जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उसकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज, उनके चेयरपर्सन्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, एजी, सॉलिसिटर जनरल, ये तमाम विषय जो समसामयिक विषय हैं, उनसे सवाल शायद तुरंत बन सकते हैं। और जो कमिटीज अभी हाल फिलहाल में चल रही है ना। अच्छा सर, दूसरे में आए तो हम देखते हैं इकोनॉमी में इनके अगर इन्फ्लेशन है, मनी बैंकिंग है, या जो भी इकोनॉमिक कमिटीज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए, पर फिर भी जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन है, जैसे कि मनी बैंकिंग है, जैसे कि हमारे आरबीआई का क्या स्टेटस है, कौन उसके क्या क्या फीचर्स हैं, और जो है कौन कौन सी नई कमिटीज बनी हैं, ये इसमें शायद इंपॉर्टेंट है। और सर हिस्ट्री में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पोर्शन आता है 1857 के बाद तक का, वो सबसे सवाल अगर हम देखें 2016, 2015 और 18 के एग्जाम्स में, तो मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल इंडियन नेशनल मूवमेंट से, किसान आंदोलन से, पीजेंट मूवमेंट से, क्विट इंडिया मूवमेंट से, और विशेषकर उनके सर जो मुझे आप लोगों से मैंने सीखा, विशेषकर उनके जिनके एनिवर्सरी ईयर्स हो रहे हैं, जैसे 100 साल अगर पूरे हो रहे हैं किसी इवेंट के, तो उस पे से सवाल आएगा ही आएगा। अगर जैसे अभी अमृतकाल में हम चल रहे हैं
तो सरकार की कौन सी प्रमुख योजनाएं और विशेषकर जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं। और सर यूपी स्पेशल का पोर्शन भी क्या इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? हाँ, देखिए यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है सेंसस वगैरह से, क्योंकि लास्ट टाइम हो ही नहीं पाया, तो इस वजह से सेंसस वगैरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। लेकिन हाँ, तो मतलब कितने नए जिले बने हैं, हाँ, कितने मंडल हैं, बिल्कुल सर अभी आपने देखा होगा नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर झांसी में बन रहा है। अभी आज ही जब तक बच्चे देखेंगे तो शायद काशी संगम हो चुका होगा, काशी तमिल संगम जो आज के अखबार में है, क्योंकि एक एकत्रित संस्कृति का वो प्रयास है, चाहे काशी हो चाहे तमिलनाडु हो, भगवान शिव से प्रधानमंत्री जी ने उसको जोड़ने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में आज ही में अखबार में था कि एक आतंक की विरुद्ध पोषण के खिलाफ एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ऐसे सवाल हैं। और सर एक पोर्शन आता है आपके जनरल स्टडीज के एग्जाम्स में जो जुडिशरी में पूछते हैं, प्री और मेंस दोनों में शायद, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, तो सर इसमें क्या ये देखिए ये लॉ के पेपर में आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जी, तो उस पे भी देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उसमें भी। और बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है, वो इंटरनेशनल लॉ से उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये गलत है। हाँ, ये चीज़ नहीं, इंटरनेशनल लॉ फिर तो आपको बहुत वाइडर एरिया हो गया, उतना आप कवर ही नहीं कर सकते। तब तो नहीं, प्रोटेक्टोरेट और तमाम चीजें पढ़नी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो आपको इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ना है, केवल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। तो जैसे कि सर यूनाइटेड नेशंस हो गया, उसकी सारी विंग्स हो गई, जो हमारी P5 कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, यूएसए है, जितने हमारे P5 नेशंस हो गए, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके अलावा वो तमाम संगठन जो इस समय चर्चा में रहे हैं, जैसे कि WHO रहा है, जैसे कि आप देखेंगे एशियान रहा है, जैसे कि I2U2 रहा है, जैसे कि सार्क है, और भारत उन तमाम नए नए संगठन जिनका वो सदस्य बनता जा रहा है। वो चाहे हम बात करें, भारत को नाटो से भी निमंत्रण मिला है, हम बात करें तो भारत क्वाड में भी है। तो इसके हमें एनालिसिस में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं बहुत पर जैसे भारत NSG के लिए प्रयास कर रहा है, वासेनान अरेंजमेंट में है, बिम्स्टेक में है, एशियान का ऑब्जर्वर मेंबर है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, इनके फुल फॉर्म, कब स्थापना हुई, कौन कौन से सदस्य हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण सर, इसी वर्ष आप देखिए भारत को G20 की अध्यक्षता मिल गई। ट्राइका फॉर्म कर रहा है इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राजील। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है G20 के लिए कि ये तीनों ही पहली बार ऐसा हो रहा है सर, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, और भारत उनकी अध्यक्षता कर रहा है। और इसी वर्ष सितंबर 2023 में नई दिल्ली में ही उसकी बैठक होनी है। और अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने, जो बाली में अभी बैठक हुई G20 की, अभी 2 दिन पहले, उस पर भारत को अध्यक्षता औपचारिक रूप से भी मिल गई है। तो ये भारत की साख दिखाता है, और विशेषकर आपकी परीक्षा का थोड़ा सिलेबस भी बढ़ा देता है। नहीं, ये सब चीजें भी है। और दूसरी चीज देखिए, होता क्या कि जो करंट के भी टॉपिक्स होते हैं जी, तो कभी भी देखिए जो फेलियर होगा आप हमेशा उसको निकाल दीजिएगा कि फेलियर वाली जो भी चीजें होंगी, कोई स्कीम का फेल हो जाती है या कुछ भी है, जी, आप उनको निकाल दीजिएगा। वो सब चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रह जाती हैं, नहीं पूछा जाएगा उन सब चीजों को, कि जहां पर हमने कुछ बेहतर किया या कुछ नया किया है, तो उसमें भी वो सब टॉपिक्स अगर हम पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं पर से बच्चों को लगता है कि GS बहुत बड़ा दायरा है, कैसे कवर होंगी सारी चीजें। तो देखिए उसमें आपकी नजर होना चाहिए कि कौन सी चीज आपको पढ़ना है, और ना पढ़ने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, पढ़ने वाली चीजें बहुत कम है। ठीक है, तो वो सब चीजें 450 नंबर में से सर कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें कि हम कट ऑफ का जो दायरा है उसको पास कर लें, उस लक्ष्मण रेखा के पार आ जाएं? और सर कितने क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स में, क्योंकि सबसे बड़ा बाधक सर मेरा ऐसा मानना है कि वो मुख्य परीक्षा से ज्यादा प्रारंभिक परीक्षा है। हाँ, मैं आपको मेरिट के साथ में बता रहा हूँ। सर प्लीज बताएं बच्चों को। मैं 2013 की मेरिट से बात कर रहा हूँ। 2013 वैकेंसीज जो थी वो शायद 120 वैकेंसीज, यूपी जुडिशरी। हाँ, यूपी जुडिशरी। ठीक। और उसमें जो मेरिट गई थी, जनरल की मेरिट गई थी 319, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसमें। जी। दूसरी चीज, जो पेपर GS का बनता था वो थोड़ा सा आसान था, जितना इस समय मुश्किल बनता है ऐसा पेपर नहीं था। लॉ का पेपर भी थोड़ा सा आसान बनता था, तो उस हिसाब से 319 मेरिट गई थी। फिर बात आती है 2015। 2015 में जो जनरल की मेरिट थी, वो जनरल की मेरिट गई थी शायद 309। और उसके बाद में 2016 का पेपर हुआ, तो 2016 के पेपर में लॉ थोड़ा सा मुश्किल था, GS 2016 में भी आसान था, और तब मेरिट गई थी 270। और उसके बाद में 2018 का जो एग्जाम हुआ, तो 2018 के एग्जाम में चूंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, नेगेटिव मार्किंग पहली बार हुआ था,
और जीएस का पेपर थोड़ा सा मुश्किल था। लॉ खैर नॉर्मल था पेपर, जीएस का पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, तो 208 मेरिट गई। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि लॉ का जो पेपर होता है वो 2 नंबर का, एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, जबकि जीएस का जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है। तो इस वजह से अगर हम टोटल 450 मार्क्स का, हाँ 450 मार्क्स का हो जाता है प्रीलिम्स का। पहले और प्रीलिम्स का जो 450 मार्क्स का है, तो चूंकि जीएस का पेपर या जीएस का लेवल इतना हाई होता जा रहा है, दूसरी एक समस्या और भी है सर। समस्या ये है कि जीएस का आपका जो पेपर होगा, मतलब जीके का जो पेपर होगा वो पहला पेपर जीके का होगा, सेकेंड मीटिंग में जो पेपर होगा वो आपका लॉ का पेपर होगा। अब होता क्या है कि बच्चे पहले जब जीएस का पेपर दे देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पर से जो उनका मनोबल डाउन होता है, पेपर को देखकर मनोबल डाउन हो गया और उसकी वजह से उसका इफेक्ट जो पड़ा वो सेकेंड पेपर भी पड़ गया। जबकि ऐसा नहीं, देखिए लॉ का पेपर ऐसा, जीएस का पेपर ऐसा पेपर होता है जो आपके लिए भी मुश्किल है और जो पीसीएसजे के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मुश्किल है। तो अगर आप उस पेपर में, मैं आज के समय पे अगर बात करें कि अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं 150 में से, तो 100% आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो निकल जाएगा। मतलब हमें लगभग 60 क्वेश्चंस, अगर हम 60 प्लस कर रहे हैं, हाँ इस बात का प्लीज ध्यान रखें आप सभी लोग, अगर 60 प्लस हैं हाँ, तो इजीली हम सेल थ्रू, इजीली हम पार कर सकते हैं जीएस में। हाँ प्रारंभिक परीक्षा के बाद है, सामान्य अध्ययन। हाँ ठीक। बाकी रही बात है लॉ की जी, तो देखिए लॉ चूंकि आप पढ़ रहे होते हैं, आपने एलएलबी भी किया होता है, कुछ ना कुछ उस दौरान भी आपने पढ़ा होता है, हालांकि जी, थोड़ा सा कोचिंग में जब आप आएंगे तो आप टू द पॉइंट चीज़ों को जानेंगे। जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कोचिंग में ये भी बताया जाएगा कि आपको ये नहीं पढ़नी है, जी, तो उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं पर से आपको जो कुछ भी पता होगा वो सारी चीज़ें वैसे ही पता होंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जी। तो इसकी वजह से अगर हम बात करें लॉ के पेपर का, तो लॉ में अगर आपका बेकार भी होता है तब भी आप 100 क्वेश्चन सही कर सकते हो, 150 में से 100 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। अब 100 क्वेश्चन सही करने का मतलब 200 नंबर का आपका लॉ हो गया। जो नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट हैं वो इतना कर सकते हैं, 100 नंबर तक वो सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से 260 का अगर स्कोर अगर आप अभी कवर कर लेते हैं और वैकेंसीज 200 प्लस हैं, तो 100% आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा निकल जाएगा। इस बार तो 300 प्लस क्यों हाँ, है? नहीं, तो मैं 200 के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, तब भी आपका हो जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि 220 वैकेंसीज थी। 2016 में नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं थी उस समय। जी सर, जो नेगेटिव मार्किंग है क्या इसमें भी सर पीसीएस की तरह या यूपीएससी की तरह 0.33 है? हाँ 1/3। हाँ 1/3 मार्किंग। देखिए ठीक, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ऐसी स्थिति में बच्चे जो हैं वो लालच जो करते हैं कि नहीं हमें 2-4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर देना चाहिए, ये ना करें। हाँ बिल्कुल नहीं, मत करिए, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे जी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आप गड़बड़ करके आए हैं, और सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अभ्यास के लिए हम ये ना गिने कि हम कितने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रयास ये रखें कि शायद 30 से 35 टेस्ट हम करके जाएं, ताकि प्रीलिम्स में हम अपना एक एस्टिमेट ले लें और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहे कि हमें 60 या 65 से ज़्यादा के इस दायरे को क्रॉस नहीं करना। हाँ देखिए, मॉक टेस्ट का एक फ़ायदा ये होता है जी, कि जो ह्यूमन एरर्स होते हैं वो ह्यूमन एरर आपके ख़त्म हो जाएंगे। होता है क्या है कि हमें चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से पता है, प्रोविजन भी हम बेहतर तरीके से जान रहे हैं, जी, लेकिन जब हम एग्जाम में पहली बार अपेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं पर से या तो बबलिंग करने में हमसे दिक्कत हो जाती है, हमने सही टिक किया होता है, बबलिंग करने में दिक्कत। 2-4 बच्चे यहाँ से बाहर हुए हैं जिनका बबलिंग में प्रॉब्लम आई है, जो प्रीलिम्स में कट ऑफ से ज़्यादा बहुत अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे, और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था। हाँ, तो ये प्रेशर था, एग्जाम का प्रेशर था। तो देखिए सबसे पहले तो एग्जाम में बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए, क्योंकि जो ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं वो बढ़ते हैं जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर लेके एग्जाम दोगे। तो चूंकि अगर आपने मॉक कई बार अगर दे दिया होगा, कई सारे मॉक अगर दे दिए होंगे, तो चूंकि कोई ना कोई ह्यूमन एरर आपका वहां पर भी हुआ होगा। और मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो हम लोग पेपर सेट करते हैं या जो हमारी टीम पेपर बनाती है, तो हमारा ये रहता है कि जो भी हम टेस्ट लें उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमें केवल क्वेश्चंस बढ़ाने हैं या ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बनाना है। हमारा फोकस ये रहता है कि जो भी हम टेस्ट लें उसमें 100% आपका पेपर जो है, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, 100% पेपर आपका कवर हो जाना चाहिए। तो इस उद्देश्य से जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, मॉक टेस्ट इस उद्देश्य से कराते हैं। तो उसमें जो गलती आपने क्लासरूम में की होती है, कहीं ना कहीं पर से वो गलती जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वो गलती आपसे नहीं होगी। ठीक,
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में बस एक बात कि जो हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है यूपी जुडिशरी को लेकर के, जो कि शुरू हो रहा है 7 दिसंबर दोपहर 12 बजे से, जिसमें नियमित रूप से हफ्ते में 6 दिन सोमवार से लेकर शनिवार आपकी कक्षाएं होंगी। प्रत्येक रविवार को आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज होंगी। शुरुआत के जो टेस्ट रहेंगे 5 टेस्ट वो सेक्शनल रहेंगे, यानी टॉपिक वाइज रहेंगे। और इसमें आपका कंप्लीट लॉ प्लस जनरल स्टडीज सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। और इसके जो शायद आवर्स है वो 300 आवर्स। हाँ, 300 आवर्स। और उसको हम लोगों ने पूरा समराइज कर दिया है, पूरा प्लान कर लिया है, ताकि हर वो अभ्यर्थी जो वैद ICS लखनऊ से जुड़ता है और इस संस्थान में अपना विश्वास जगाता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी सफलता से बड़ा लक्ष्य हमारी टीम के लिए, वैद ICS लखनऊ के लिए नहीं हो सकता। और गत 35 वर्षों से वैद ICS लखनऊ ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, आरंभ में ही बताया था कि 2018 की परीक्षा में हमारे यहाँ से 50 से ज़्यादा छात्र चयनित हुए थे। अभी जो UPPCS का परिणाम आया है उसमें भी हमारे यहाँ से 49 सिलेक्शंस हुए हैं। और कई छात्र ऐसे रहे जिनको लंबा संघर्ष करना पड़ा, पर एक बात मैं ज़रूर अंत में कहना चाहूँगा कि वो अपने हाथों को पतवार भी कर सकता है। वो अपने हाथों को पतवार भी कर सकता है, हौसला हो तो दरिया पार भी कर सकता है। तो इसी नई उम्मीद, नई उमंग के साथ हम आपको चाहेंगे, आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। और 7 दिसंबर से जो हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जो कि डेडिकेटेड यूपी जुडिशरी के लिए है, उसमें आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उस पर हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।